हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 ऊष्मागतिकी स्टार्ट करेंगे। ऊष्मागतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमें ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना है और ऊर्जा के विभिन्न रूपों में हमें परिमाणात्मक संबंध का अध्ययन करना है। तो परिमाणात्मक संबंध का क्या अर्थ है, इसे हम देखते हैं। परिमाण की मतलब होता है वैल्यू। तो यहाँ पे हमें ऊर्जा के जो अलग अलग रूप हैं उनकी जो वैल्यू होगी उनके बीच हमें संबंध ज्ञात करना है, यानी हमें एक इक्वेशन बनाना है, एक समीकरण बनाना है। तो इस तरीके से हम उन रूपों का अध्ययन करेंगे, उनके बीच संबंधों का अध्ययन हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत करेंगे। अब यहाँ हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे। तो ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम देखते हैं तंत्र या परिवेश क्या होता है। तो तंत्र जिसे हम निकाय भी कहते हैं। तो अगर हम ब्रह्मांड के किसी भाग का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड के किसी भाग का अध्ययन कर रहे हैं, ऊर्जा के किसी रूप का अध्ययन करने के लिए या फिर उनके बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हम जिस भी भाग का अध्ययन करेंगे वो भाग तंत्र या निकाय कहलाता है। अगला है परिवेश। तो हम तंत्र को अगर छोड़ दें तो तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का जो शेष भाग होगा उसे हम परिवेश कहते हैं। अब हम देखते हैं सीमा क्या होती है। तो सीमा एक पृष्ठ होता है जो तंत्र और परिवेश इन दोनों को अलग करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सीमा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक सीमा और एक काल्पनिक सीमा। वास्तविक को समवृत्त भी कहा जाता है और काल्पनिक सीमा को विवृत सीमा भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि समवृत्त का मतलब होता है बंद। तो इस तरीके से जो वास्तविक सीमा होती है उसको हम कहेंगे बंद सीमा, और जो काल्पनिक सीमा होगी उसको हम कहेंगे खुली सीमा, क्योंकि विवृत का मतलब होगा खुला। तो यहाँ एक उदाहरण हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक पात्र है और पात्र में द्रव है और इस द्रव का हमें अध्ययन करना है ऊष्मागतिकी के अंतर्गत। तो अगर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तो जिस भाग का हम अध्ययन करेंगे वो तंत्र होगा। इस तरीके से पात्र में रखा हुआ जो द्रव होगा वो यहाँ पे तंत्र कहलाएगा। फिर हम देखते हैं कि अगर हम इस पात्र के द्रव को छोड़ दें तो जो शेष भाग होगा ये शेष भाग हमारा परिवेश हो जाएगा। ब्रह्मांड का जो शेष भाग होगा तंत्र के अतिरिक्त वो परिवेश हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं सीमा क्या है। तो हम देखना है ये तंत्र है और ये परिवेश है। तो तंत्र और परिवेश को जो पृष्ठ अलग करता है उसे हम सीमा कहेंगे। तो यहाँ पे हम एक पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। तो ये पृष्ठ जो होगा जो तंत्र और परिवेश को अलग कर रहा है ये पृष्ठ ही यहाँ पे सीमा होगा। सीमा यहाँ दो प्रकार की है। तो हम देख सकते हैं कि वास्तविक सीमा और काल्पनिक सीमा। तो वास्तविक सीमा या इसको बंद सीमा कहेंगे, ये वास्तव में उपस्थित होती है, जबकि काल्पनिक सीमा ये इसको हम खुली सीमा कहते हैं। तो ये कल्पना होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये जो द्रव है इस परिवेश से अलग है इस पात्र की दीवारों से, तो ये पात्र की दीवारें वास्तव में उपस्थित हैं। इस तरीके से ये जो दीवारें होंगी ये वास्तविक सीमा कहलाएंगी। तो ये पात्र की दीवारें ये हो जाएंगी सीमा और ये होंगी वास्तविक सीमा। अब हम देखते हैं कि जो पात्र में ऊपर के हिस्से से हम देखते हैं तो ये पात्र खुला हुआ है। तो चूँकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से परिवेश और तंत्र एक दूसरे से पृथक है एक काल्पनिक सीमा से। यहाँ पे वास्तव में कोई सीमा उपस्थित नहीं है, तो इसे हम केवल मान रहे हैं। तो ये जो सीमा होगी वो काल्पनिक सीमा हो जाएगी। यहाँ अभी हमने तंत्र, सीमा और परिवेश के बारे में देखा। अब आगे हम देखेंगे तंत्र के प्रकार। तंत्र तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है खुला या विवृत तंत्र, सेकंड है बंद या समवृत तंत्र और थर्ड है एकल या विलगित तंत्र। तो हम खुला तंत्र या विवृत तंत्र में देख सकते हैं कि तंत्र और परिवेश के बीच ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सकता है। मतलब तंत्र परिवेश को अपनी ऊर्जा और द्रव्यमान दे सकता है और इसी प्रकार परिवेश भी तंत्र को अपनी ऊर्जा और द्रव्यमान दे सकता है। सेकंड है बंद या समवृत तंत्र। तो इसमें तंत्र और परिवेश के बीच केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, द्रव्यमान का नहीं। और एकल या विलगित तंत्र में न तो ऊर्जा का और न ही द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सकता है तंत्र और परिवेश के बीच। तो हम देखते हैं कि जो ये तंत्र हैं इनका विभाजन इनकी सीमा के आधार पर किया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर सीमा विवृत या खुली है या फिर जिसको हम काल्पनिक सीमा भी कहते हैं, तो इस प्रकार की सीमा अगर उपस्थित है तो हम उसे खुला तंत्र या विवृत तंत्र कहेंगे। अगर सीमा समवृत है, बंद है या फिर वास्तविक सीमा है तब हम कहेंगे कि वो बंद या समवृत तंत्र होगा। और अगर सीमा पूर्णता रोधी है जिसको हम कहते हैं इंसुलेटेड, तो हम देखेंगे कि जो तंत्र होगा वो एकल या विलगित तंत्र कहलाएगा। तो यहाँ इसे हम उदाहरण से समझते हैं।
यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने पात्र में द्रव लिया हुआ है और इस द्रव से वाष्प निकल रही है जो परिवेश में जा सकती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर इस पात्र के द्रव का ताप परिवेश के ताप से अधिक होगा तो ये अपनी ऊष्मा को परिवेश को देगा, और इसी प्रकार अगर बाहर का ताप अधिक होगा और द्रव का ताप कम होगा तब ये परिवेश से ऊष्मा ले सकता है। तो यानी ये ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है, ऊष्मा यानी ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि अपना जो वाष्प है ये परिवेश में भेज सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे द्रव्यमान का भी आदान प्रदान हो रहा है और ऊर्जा यानी ऊष्मा का भी आदान प्रदान हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो तंत्र होगा ये खुला या समृद्ध तंत्र विवृत तंत्र का उदाहरण होगा। सेकंड हम देखते हैं इसमें हम पात्र लिए हुए जिसकी ये सीमाएं जो है बंद है, यानी ये बंद या समृद्ध सीमा है या वास्तविक सीमा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी जो वाष्प है ये बाहर नहीं जा रही, यानी द्रव्यमान का आदान प्रदान तो नहीं हो सकता है लेकिन ऊर्जा का हो सकता है, क्योंकि ये अपनी ऊष्मा को बाहर दे सकता है। अपने ताप अगर इसका अधिक है तो अपनी ऊष्मा को बाहर दे सकता है। उसी प्रकार अगर परिवेश का ताप अधिक है तो बाहर से ऊष्मा ले सकता है। तो अभी भी ऊर्जा यानी ऊष्मा का आदान प्रदान तो संभव है लेकिन द्रव्यमान का नहीं है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये बंद या समृद्ध तंत्र का उदाहरण होगा। थर्ड हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक थर्मस फ्लास्क लिया हुआ है और इस फ्लास्क में हम देख रहे हैं कि द्रव उपस्थित है और इसकी जो सीमाएं हैं ये पूर्णतः रोधी हैं, इंसुलेटेड हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे परिवेश से इसके द्रव्यमान का आदान प्रदान तो संभव नहीं है क्योंकि ये पात्र बंद है, तो यहाँ पे द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इसकी जो सीमाएं हैं ये पूर्णतः रोधी इंसुलेटेड होने की वजह से, जैसे थर्मस फ्लास्क में होती हैं तो हम देख रहे हैं कि इंसुलेटेड होने की वजह से अपनी ऊष्मा को ये बाहर नहीं दे सकता, ना ही बाहर की ऊष्मा को अंदर लेता है, यानी ऊर्जा का आदान प्रदान संभव नहीं। इस प्रकार यह एकल या विलगित तंत्र का एग्जाम्पल होगा। अभी हमने तंत्र और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा, हम तंत्र के गुण देखते हैं। तो तंत्र के दो प्रकार के गुण होते हैं, फर्स्ट है गहन गुण और सेकंड है विस्तृत गुण। तो तंत्र के ऐसे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं उन गुणों को हम गहन गुण कहते हैं। यानी अगर हम तंत्र के पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लें तब भी गुण का मान वही हो, और तंत्र के पदार्थ की हम ज़्यादा मात्रा लें तब भी गहन गुण का मान वही हो, तो हम ऐसे गुणों को गहन गुण कहेंगे। और अगर हम देखते हैं कि तंत्र का जो पदार्थ है उसकी मात्रा पर गुण निर्भर कर रहा है तो हम उसे विस्तृत गुण कहेंगे। यानी अगर हम पदार्थ की अधिक मात्रा लेंगे तो गुण के मान कुछ और आएगा, और पदार्थ की कम मात्रा लेने पर गुण का मान कुछ और आ रहा है। इस तरीके से जो गुण होगा वो विस्तृत गुण कहलाएगा। यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। गहन गुण में है ताप, घनत्व, सांद्रण, श्यानता, विशिष्ट ऊष्मा, पृष्ठ तनाव, हिमांक और क्वथनांक। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम तंत्र का जो पदार्थ है उसकी थोड़ी मात्रा का ताप देखेंगे तब भी वही होगा, और उसकी ज़्यादा मात्रा लेके उसका हम ताप देखेंगे तब भी वही होगा। और इसी प्रकार घनत्व, सांद्रण आदि भी हैं, तो उनका मान जो है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है। जबकि हम अगर द्रव्यमान को देखते हैं तो अगर हम पदार्थ की ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो द्रव्यमान का मान ज़्यादा हो जाता है, अगर हम पदार्थ की कम मात्रा लेंगे तो द्रव्यमान का मान कम हो जाएगा। इस प्रकार आयतन, मोलों की संख्या भी है। तो हम देख रहे हैं ये विस्तृत गुण होंगे। आगे हम देख रहे हैं कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा है। अगला टॉपिक है तंत्र की अवस्था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक तंत्र जो है वो निश्चित अवस्था में कहा जाएगा अगर तंत्र के समस्त मापनीय गुण जैसे कि ताप, दाब, आयतन और सांद्रण आदि का मान स्थिर है। यानी अगर एक तंत्र के लिए इन ताप, दाब, आयतन आदि का मान स्थिर होगा तब हम कहेंगे कि वो तंत्र निश्चित अवस्था में उपस्थित है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर इनके मान में, इन मापनीय गुणों के मान में परिवर्तन करेंगे तो अवस्था, तंत्र की जो अवस्था होगी उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अवस्था परिवर्ती या अवस्था फलन। तो एक तंत्र की अवस्था जिन कारकों से परिभाषित होती है उन कारकों को ही अवस्था परिवर्ती या अवस्था फलन कहा जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम एक तंत्र के लिए कुछ कारक हैं जिनके मान को हम परिवर्तित कर दें तो उस तंत्र की अवस्था परिवर्तित हो जा रही है, तो उन कारकों को ही हम उस तंत्र का अवस्था फलन या अवस्था परिवर्ती कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम जल की भौतिक अवस्था को देख रहे हैं तो अगर हम देखते हैं कि जल का ताप
273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं तो ये ठोस अवस्था में होता है। अगर उसके ताप को हम 273 केल्विन से 373 केल्विन के बीच रखते हैं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं, तो वह द्रव में होता है। अगर उसके ताप को हम 373 से अधिक रखते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखते हैं, तो वो गैस अवस्था में रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ताप में परिवर्तन करने से द्रव की जल की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार हम दाब को भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम गैस पे दाब लगाते हैं, दाब इस पे बढ़ाते हैं तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। इसी प्रकार अगर द्रव पे दाब बढ़ाएंगे तो ये ठोस में परिवर्तित होने लगेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं ताप और दाब दोनों ही अवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर हम ताप और दाब को परिवर्तित करते हैं तो उसकी जल की ऊर्जा में, उसकी श्यानता में, घनत्व में, पृष्ठ तनाव आदि में परिवर्तन होता है, या फिर हम ये कह दें कि उसकी अवस्था में ही परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जल की अवस्था है, भौतिक अवस्था है, वो निर्भर कर रही है ताप और दाब पे। तो इस तरीके से ताप और दाब जो होगा वो एक अवस्था फलन होगा। यहाँ हम ताप और दाब के अतिरिक्त देख सकते हैं कि आयतन यानी V, आंतरिक ऊर्जा जिसे हम U से प्रदर्शित करते हैं, एंथैल्पी H और एंट्रोपी S, ये सब भी अवस्था फलन होंगे। तो यहाँ पे हम आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम अवस्था फलन के मान में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अवस्था फलन के मान में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन केवल तंत्र की प्रारंभिक अवस्था और तंत्र की अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। ये उस मार्ग पर निर्भर नहीं करता या पथ पर निर्भर नहीं करता है जिसके द्वारा इस अवस्था फलन के मान में परिवर्तन किया जाता है। मतलब जिस विधि से अवस्था फलन के मान में परिवर्तन किया गया उस विधि पर निर्भर नहीं करता है, केवल अंतिम और प्रारंभिक अवस्था में जो फलन का मान होगा उस पर निर्भर करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने जल का एक नमूना लिया है जिसका तापमान 273 केल्विन है और इसको अलग अलग विधियों द्वारा गर्म करके 373 केल्विन प्राप्त किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि पहले जो ताप है इसको हम T1 कहते हैं और जो बाद में ताप है इसको T2 कह रहे हैं। तो चूँकि हम देख चुके हैं कि जो ताप होता है T, ये एक अवस्था फलन होता है। तो यहाँ पे हम इस अवस्था फलन के मान में परिवर्तन देखेंगे। तो यानी हम डेल्टा T देख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जो अवस्था फलन यहाँ पे डेल्टा T है, इसके मान में परिवर्तन जो होगा वो T2 माइनस T1 होगा, अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप होगा। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, 373 माइनस 273 केल्विन यानी आ जाएगा 100 केल्विन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये ताप है, ताप में जो परिवर्तन हो रहा है ये हम किसी भी विधि से करते हैं केवल 100 केल्विन ही आएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो ताप में परिवर्तन है, यानी इस अवस्था फलन के मान में जो परिवर्तन है ये केवल अंतिम ताप और प्रारंभिक ताप, मतलब केवल जो तंत्र की अवस्था जो है उसकी अंतिम अवस्था में जो ताप है और प्रारंभिक अवस्था में जो ताप है उन पर निर्भर कर रहा है। ये ताप में परिवर्तन उस विधि पर निर्भर नहीं करेगा जिस विधि द्वारा हम यहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस तरीके से ताप जो हो रहा है वह एक अवस्था फलन होगा। अगला टॉपिक हम देखते हैं ऊष्मागतिकी साम्य। तो एक तंत्र की अवस्था फलन का मान अगर समय और समष्टि मतलब स्पेस, जगह है, तो अगर समय और जगह के साथ अगर परिवर्तित नहीं हो रहा है तब हम कहेंगे कि तंत्र जो होगा वो ऊष्मागतिकी साम्य में उपस्थित है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊष्मागतिकी साम्य 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट है ऊष्मीय साम्य, सेकंड है यांत्रिक साम्य और थर्ड है रासायनिक साम्य। तो अगर हम देख रहे हैं तंत्र का ताप परिवेश के ताप के बराबर है, यानी तंत्र परिवेश को ना तो ताप या ना तो ऊष्मा देगा और ना ही परिवेश जो है वह तंत्र को ऊष्मा देगा, क्योंकि दोनों का तापमान समान है। तो यहाँ पे कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो तंत्र होगा वो ऊष्मीय साम्य में उपस्थित होगा कहलाएगा। सेकंड है यांत्रिक साम्य। तो अगर तंत्र परिवेश पर और परिवेश तंत्र पर कोई यांत्रिक कार्य नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो तंत्र है वो यांत्रिक साम्य में उपस्थित है। थर्ड है रासायनिक साम्य। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तंत्र जो है अगर उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे कि ये तंत्र रासायनिक साम्य में उपस्थित है।